Welcome to Nana. फैमिली में तो नहीं है, बट मुझे याद है बहुत छोटी थी तब पापा के एक फ्रेंड सर्कल में थे, तब मैंने पहली बार एक आईएएस देखे थे। रिजल्ट आते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन रहे हुए हैं। कभी हार मानने नहीं दिया। जब बोला कि मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ने गया था, मैं तुम्हें लेने उस दिन आऊँगा जिस दिन तुम कुछ बन जाओगी। एनालिस्ट भी मैंने कुछ टाइम काम किया है, तो मेरी जॉब प्रोफाइल पे तो मतलब होलिस्टिकली देखा जाए तो आपने जो भी अपना एरिया टच किया हुआ है, चाहे आपके एजुकेशन से हो, चाहे आपका वर्क कल्चर हो, वो सब कुछ इंटरव्यू में टच करते हैं। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार यूपीपीसीएस का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, तो अभी हमारे साथ सैबी दुबे मैम है। मैम का सिलेक्शन फाइनल रूप से हो चुका है, तो मैम से सब चीज़ हम पूछने वाले हैं कि मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी किताबें पढ़ी, नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो मैम। हेलो सर। मैम कैसा लग रहा है इस वक्त आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि बहुत समय से आप जिस जर्नी की तरफ लगे थे और एक आपका एक अल्टीमेट गोल था सिविल सर्विसेज में आना, तो कहीं ना कहीं एक रैंक लेकर आप अपने जो गोल आपने सोचा था फाइनली उसके तरफ पे एक प्रोग्रेसिव स्टेप ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जी मैम, जब रिजल्ट पीडीएफ में नाम आया आपका, तो उस वक्त कैसा लगा और सबसे पहले आपने किसे कॉल करके बताई? जी, एक अलग खुशी थी बिकॉज इस बार सीट्स भी काफ़ी कम थी यूपीपीसीएस में, तो लग रहा था कि ठीक है बट पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट जब वो एक पीडीएफ में नाम देखा तो लगा कि नहीं, जो इतने समय से मेहनत किया कहीं ना कहीं वो अब सार्थक हो गई। और रिज़ल्ट आते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन रहे हुए हैं। कभी हार मानने नहीं दिया। जब भी अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आया है तो उनने मुझे एक ही शब्द बोला कि मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ने गया था, मैं तुम्हें लेने उस दिन आऊँगा जिस दिन तुम कुछ बन जाओगी। तो वो शब्द मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिए, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना सिलेक्शन उन्हीं को बताया। पर्सनल बैकग्राउंड आप शुरुआत से बताइए कि आपने कैसे कैसे शुरुआत से पढ़ाई लिखाई की? मैंने स्टार्टिंग में जो अपनी स्कूलिंग की है वो अपने होम टाउन से ही की हुई है। वहाँ पे भी मेरा एकेडमिक अच्छा ही रहा है। 10th और 12th दोनों में ही डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना बीएससी और एमएससी मैथ्स ऑनर्स पे किया हुआ है। उसके बाद से मैंने जब कोविड का टाइम हुआ था तब से मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ये मेरा यूपीपीसीएस में सेकेंड अटेम्प्ट था एंड अ रैंक। जी, इस एग्ज़ाम के लिए मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि ऐसा फैमिली में कोई होता है, या पहले से मतलब कहाँ से मिला आपको प्रेरणा? सिर्फ फैमिली में तो नहीं है, बट मुझे याद है बहुत छोटी थी तब पापा के एक फ्रेंड सर्कल में थे, तब मैंने पहली बार एक आईएएस देखे थे। जब जबलपुर में होते थे, संजय दुबे करके उनका नाम है, मुझे नाम भी याद है। तो मैंने देखा था तो मुझे उस समय लगा था कि हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन में रह के इंसान कितना मतलब एक पावरफुल वे में सोसाइटल इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो मैं तब से मैंने सोचा हुआ था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ ही अपना करियर बनाना है। जी मैम, आप प्लान बी लेकर के चल रही थी या सिर्फ मतलब एक ही फोकस था? अभी तक तो मैंने सच कोई प्लान भी किया नहीं। मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस यही देती रही। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से मेहनत अभी, जैसे लास्ट टाइम भी इंटरव्यू तक गई तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां होंगी, तो शायद मैं उसको ओवरकम कर सकती हूँ। तो इसलिए प्लान बी का अभी तक तो नहीं सोचा था। जी, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए आप अपनी कि क्या? प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि घटना चक्र जो आती है पूर्वलोकन, उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उससे आते हैं। प्लस उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए भी अच्छे से नॉलेज रखने की ज़रूरत है। और जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके एक बार देखिए कि क्या ट्रेंड है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एम्फेसाइज होते हैं। जैसे साइंस में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली कम है। तो इस तरीके के से आप पूरा वेटेज वगैरह कैलकुलेट करके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्पफुल होता है। जी मैम, कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि कई वर्षों से तैयारी करते हैं, इसका प्रीलिम्स से नहीं हो पाता, क्या वजह होती है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर ना करने में सबसे बड़ा रीज़न है कि आप प्रीलिम्स की एक्चुअल डिमांड को नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे और अल्टीमेटली आप फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि आप पेपर्स को एनालाइज करिए, ट्रेंड को एनालाइज करिए कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, 10 बुक पढ़ने की जगह भले एक पढ़िए, बट उसका मल्टीपल रिवीजन करिए, बिकॉज जब मल्टीपल रिवीजन से ही आप रिकॉल कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि कोई अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो मुझे भी वो पढ़ना चाहिए। आप जो नोट्स जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसको कन्फाइन करिए और उसका मल्टीपल रिवीजन लीजिए। ओके मैम। मैम ऐसा होता है कभी कभी पढ़ाई के दौरान अचानक मन नहीं लगता है, उस टाइम पे कैसे आप मतलब अपने मैनेज करती थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि हर किसी की कुछ ना कुछ एक हॉबी होती है और उसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत लंबा प्रिपरेशन, एक बहुत, मैं तो इसे बोलती हूँ कि एक लंबी स्ट्रगल है। और
गांधी जी भी अपने हिस्ट्री में उनकी भी अगर स्ट्रेटेजी देखें तो वो बोलते थे स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल करते करते लोग थक जाते थे तो फिर वो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क बोलते थे, बिकॉज एक लंबे पेस तक आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जब भी ऐसा पड़ाव है, सबके जीवन में आता है, आपको अपनी हॉबी पे ध्यान देना चाहिए, एक क्लोज फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करें, जो आपको मतलब फिर से आपके अंदर वो एनर्जी भर दें कि आप 2 दिन अगर गैप ले रहे हैं तो उसके बाद आप उतने अच्छे से पढ़ सकें। तो इस तरीके से करके आप उस टाइम को यूटिलाइज करके और दोबारा पढ़ाई में बाउंस बैक करना चाहिए। जी, आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कैसे कैसे किया था और नए एस्पिरेंट को कब करनी चाहिए? जी, देखिए मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग सबसे क्रूशियल लेवल पे रोल प्ले करता है, बिकॉज आप अगर डायरेक्ट कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप 20 क्वेश्चन एक बार में लिख सकें। इसके लिए अगर कोई बच्चा आंसर राइटिंग पे एम्फेसाइज करे तो उसकी एक लिखने की हैबिट हो जाती है, बिकॉज बच्चों को सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, इंट्रो कहाँ से लिखें। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप कोई भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेली आंसर राइटिंग भी कराते हैं आजकल, अगर आप वो नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप एक डेडिकेशन के साथ एक टाइम फ्रेम में आंसर लिखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ही चेक कराइए, बट मेक श्योर करिए कि आपके आंसर्स इवेल्युएट होते जाएं, ताकि आपको कंटिन्यूसली एक मॉनिटरिंग मिलती रहे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके मैम। मैम आजकल जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग है, तो ऑनलाइन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कोचिंग? देखिए मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है उसमें, बिकॉज बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी लोग बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इवन बुक शॉप्स वगैरह ऑनलाइन हो चुकी हैं, वो आपको घर पे सारी बुक्स डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सब एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप घर बैठे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली आएँ, वो दिल्ली में बैठ के आपके लिए सारे बुक्स वगैरह घर पहुंचा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो आपको इससे ये दिखा रही हैं कि आप कहीं बैठे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपके पास अगर पढ़ाई करने की लगन है तो आप कहीं भी बैठ के निकाल सकते हैं। ओके मैम। मैम इंटरव्यू में आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? जी, इंटरव्यू में मुझसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुकेश मिश्रा सर हैं, उनका बोर्ड था, नया बोर्ड बना हुआ है, तो उनने जैसे करप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था मुझसे। उसके अलावा थोड़ा सा फिलोसफिकल भी था कि आप भगवान पे मानते हैं, क्योंकि राम मंदिर वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में था यूपी में, तो राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का उसका इनॉग्रेशन करना कितना सही है। और वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर क्वेश्चन था। उसके अलावा जैसे एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट भी मैंने कुछ टाइम काम किया है, तो मेरी जॉब प्रोफाइल पे, तो मतलब होलिस्टिकली देखा जाए तो आपने जो भी अपना एरिया टच किया हुआ है, चाहे आपके एजुकेशन से हो, चाहे आपका वर्क कल्चर हो, वो सब कुछ इंटरव्यू में टच करते हैं। जी, अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए आपकी, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? अच्छा, देखिए प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड बुक्स में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े हुए हैं, देन ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है, उसके अलावा एंशिएंट इंडिया की मैंने एनसीईआरटी की ही हुई है, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, मैंने वो पढ़ी हुई है। बट मैंने इन सारी बुक्स को पढ़ के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो अब की डेट में ये है कि मैं अपने नोट्स रिवाइज करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में आपके पास 400 बुक्स की पेजेस की बुक हो और 40 पेजेस के आपके नोट्स हों, तो आप कंपैरेटिवली अपने नोट्स को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट थी। इसके अलावा मैंने घटना चक्र का सारा किया हुआ है, और पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करते हुए घटना चक्र को बहुत थॉरोली रिवाइज किया था। ओके मैम। मैम क्या लगता है आपको कि यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए या एक बार में सिर्फ एक ही टारगेट रखनी चाहिए? देखिए अब अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस का देखा जाए तो ऑप्शनल को छोड़ के पूरा सिलेबस लगभग एक जैसा हो चुका है, तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज अब क्या हो गया है कि यूपीएससी का मेंस खत्म होता है, उसके नेक्स्ट डे ही यूपीपीसीएस का मेंस स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको 2 ऑप्शनल देना है और इसमें 5 और 6 देना है, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो। बट अगर आप बहुत श्योर हैं कि नहीं मेरा ऑप्शनल में भी कमांड अच्छी है और मैं 5-6 में भी कमांड अच्छी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो मैं कहूँगी कि आप एक स्टेप से चलिए। कभी कभी डबल जंपिंग में इंसान स्लिप करके नीचे भी आ जाता है, उससे बेटर है कि आप एक छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए, बट राइट डायरेक्शन में लीजिए और उससे कुछ मुकाम हासिल करिए। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच।